हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेनोपॉज एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज कैसे होता है और मैकेनिज्म देखे थे हम लोग ने मेनोपॉज के। अब नेक्स्ट आज हम लोग डील करते हैं बट दैट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज और मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज। साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, वैसोमोटर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे जेनिटो यूरिनरी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जेनिटो यूरिनरी में। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल अपसेट, साइकोलॉजिकल अपसेट। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ हैजार्ड्स, हेल्थ हैजार्ड्स। तो ये चार पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज में। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज वैसोमोटर। फर्स्ट इज वैसोमोटर। वैसोमोटर में हम लोग देखेंगे क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं। तो मेजर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज होता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस जो मोस्टली सारे वुमेन्स में देखने को मिलता है। बॉडी में गर्मी सा लगना, बॉडी में ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, दैट इज हॉट फ्लशेस। सडन फीलिंग ऑफ वॉक, उन लोग को अचानक से लगेगा कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, उन लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यूजुअली नाइट टाइम में उन लोग को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जो छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 2 से 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उन लोग का अनबियरेबल। अनबियरेबल मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाना, दैट इज अनबियरेबल विच कॉजेज इंसोम्निया। वो सो नहीं पाएंगे तो इंसोम्निया कॉज कर सकता है। एग्जैक्ट कॉज अगर हॉट फ्लैशेस का देखेंगे तो अभी तक अननोन है, पर ये डिस्टर्बेंस होता है हाइपोथैलेमिक फंक्शन में, उसके कारण हॉट फ्लैशेस देखने को मिलता है। हॉट फ्लैशेस जो रहता है स्टार्टिंग ईयर, जैसे कि मेनोपॉज अभी हुआ इस साल, तो स्टार्टिंग ईयर 2 to 3 years में मोस्टली देखने को मिलता है हॉट फ्लशेस। तो वैसोमोटर दैट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, दैट इज हॉट फ्लशेस। तो वैसोमोटर में हम देखेंगे सबसे पहला हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस जो सिम्टम्स होता है, ये हॉट फ्लशेस में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स symptoms of menopause. Most characteristic symptoms of menopause, that is hot flushes. ये hot flushes होता क्या है, sudden feeling of warmth, मतलब अचानक से गर्मी का महसूस होना। sudden feeling of warmth, ये कब होता है, यूजुअली एट नाइट आवर्स। मोस्टली ये नाइट आवर्स में देखने को मिलता है, यूजुअली एट नाइट आवर्स। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसमें ड्यूरेशन 2 to 3 minutes to 10 minutes। अनबियरेबल पेन होता है, सॉरी अनबियरेबल गर्मी जो महसूस होना है, विच कॉज इंसोमिया। ये क्या कॉज करेगा, इंसोमिया कॉज करता है। इसका एग्जैक्ट कॉज अगर देखेंगे, एग्जैक्ट कॉज हॉट फ्लैशेस का, तो वो होता है अननोन। exact cause of hot flushes is unknown। मे बी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कुछ डिस्टर्बेंस हाइपोथैलेमिक में फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, उसके कारण हॉट फ्लैशेस देखने को मिलता है। मे बी डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमिक फंक्शन, पर एग्जैक्ट कॉज इसका अभी तक पता नहीं लगा है। हाइपोथैलेमिक फंक्शन, हॉट फ्लशेस स्टार्टिंग ईयर्स में देखने को मिलता है। हॉट फ्लशेस may occur at the starting year of menopause। At the starting year of menopause, that is starting
2 to 3 ईयर्स, स्टार्टिंग के 2 to 3 ईयर्स में मोस्टली देखने को मिलता है, दैट इज हॉट फ्लशेस। तो हॉट फ्लशेस के बारे में हमने क्या देखा? हॉट फ्लशेस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेनोपॉज का। सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ होता है, इसमें यूजुअली नाइट टाइम में देखने को मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 2 से 3 मिनट से 10 मिनट तक का, जो अनबियरेबल होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी उनको महसूस होती है, जिसके कारण से इंसोमिया कॉज करता है। और एग्जैक्ट कॉज अगर हॉट फ्लशेस का वो अननोन है, पर देखा गया है कि हाइपोथैलेमिक फंक्शन के डिस्टर्बेंस होने के कारण हॉट फ्लशेस महसूस होता है। हॉट फ्लशेस जो होता है स्टार्टिंग ईयर ऑफ मेनोपॉज में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग सिम्टम्स में देखेंगे जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स। जेनेटो यूरिनरी, तो सबसे पहले हम लोग जेनाइटो सिम्टम्स देखेंगे। जेनाइटल से रिलेटेड क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एट्रोपिक वजाइनाइटिस, सनाइल वजाइनाइटिस, एज रिलेटेड जो ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण वजाइना में जो ड्राइनेस देखने को मिलता है, दैट इज एट्रोपिक वजाइनाइटिस। डिस्पेरोनिया बताई थी, जेनिटल में क्या होता है? डिस्पेरोनिया। पेनफुल कॉइटस एक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि ल्यूब्रिकेशन उसमें नहीं हो पाता। लास्ट क्लास में मैंने बताई थी आप लोग को। एपेरिनिया भी बताई थी, एब्सेंस ऑफ कॉइटस एक्टिविटी होता है। वजाइनाइटिस बताई थी, इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। तो उस जेनेटो में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला एट्रोपिक वजाइनाइटिस, जिसको हम लोग सेनाइल वजाइनाइटिस भी कहते हैं। इसी को हम लोग एज रिलेटेड वजाइनाइटिस भी बोलते हैं। ये एज रिलेटेड वजाइनाइटिस क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज ईस्ट्रोजन। ड्यू टू डिक्रीज ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? वजाइना में ड्राइनेस देखने को मिलता है। ड्राइनेस ऑफ वजाइना, दैट इज एट्रोपिक वजाइनाइटिस। एट्रोपिक वजाइनाइटिस क्यों होता है? ड्राइनेस ऑफ वजाइना देखने को मिलता है। क्यों हो रहा है? डिक्रीज ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण। नेक्स्ट होता है डिस्पेरिनिया। डिस्पेरिनिया भी मैंने बताई थी आप लोग को, दैट इज पेनफुल coitus act, that is dyspareunia. नेक्स्ट हमने बताया था एपेरिनिया। एपेरिनिया मैंने बताया कि एब्सेंस ऑफ coitus एक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ coitus एक्टिविटी। फिर मैंने बताया कि वजाइनाइटिस। वजाइनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना में अलग अलग टाइप के इन्फ्लामेशन होते हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना ड्यू टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? इन्फेस्टेशन इसको बोलते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो जो इन्फ्लामेशन होता है पैरासाइट की वजह से, उसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना ड्यू टू पैरासाइट इन्फेक्शन। ड्यू टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण ट्राइकोमोनियासिस होता है। ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव एजेंट अगर हम देखें, पॉजिटिव एजेंट, तो पॉजिटिव एजेंट इसका होता है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस कौन से कलर? ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज कौन सा होगा? ग्रीनिश कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ग्रीनिश कलर का वजाइनल डिस्चार्ज। और इसमें क्या देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वजाइना। और इसमें क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ
वजाइना। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस मतलब मल्टीपल हैमरेज स्पॉट लाइक अपीयरेंस होता है। स्ट्रॉबेरी आप देखे होंगे, खाने वाला स्ट्रॉबेरी वो कैसा होता है, एकदम से मल्टीपल रेड हैमरेजिक एकदम रेड कलर का होता है। तो इसमें जो होता है स्ट्रॉबेरी मतलब मल्टीपल हैमरेजिक स्पॉट लाइक अपीयरेंस, मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है वजाइना में, दैट इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वजाइना। इसमें वजाइनल सिक्रीशन जो होते हैं वो नॉन एथरेंट होते हैं, मतलब नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, स्टिकी नहीं होता, नॉन नॉन एथरेंट, नॉन एथरेंट वजाइनल सिक्रीशन मतलब नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी, स्टिकी नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस की वजह से जो डिजीज होती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना। इसके कारण फंगल इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। इसका इसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज होगा, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है वजाइना में, जो मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट लाइक अपीयरेंस होता है, दैट इज द फर्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, that is moniliasis। मोनिलियासिस क्यों होता है, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ड्यू टू कैंडिडा एल्बिकन्स। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। इसमें सिक्रीशंस कैसा होगा, इसमें सिक्रीशंस होगा थिक कर्डी वाइट, थिक होगा, कर्डी जैसा होगा, थिक कर्डी वाइट, थिक कर्डी वाइट वजाइनल सिक्रीशन, थिक कर्डी वाइट वजाइनल सिक्रीशन देखने को मिलता है। इसका एडहेरेंट सिक्रीशन होता है, मतलब ये स्टिकी होता है। वो कैसा था, नॉन एडहेरेंट था, ये एडहेरेंट है, मतलब इसमें अपीयरेंस कैसा होगा, स्टिकी सिक्रीशन होंगे। नेक्स्ट, जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर होती है उनमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है मोनिलियासिस होने का। जीडीएम इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ मोनिलियासिस। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इन्फ्लेमेशन क्या है, मोनिलियासिस। इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है मोनिलियासिस। इसका सिक्रीशंस कैसा होता है, थिक होता है, वर्टिफाइड वजाइनल सिक्रीशंस देखने को मिलता है, स्टिकी अपीयरेंस होता है, जीडीएम इंक्रीज। इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में इंक्रीज पॉसिबिलिटी होती है मोनिलियासिस होने का। Next we will talk about third inflammatory vaginitis, that is bacterial vaginitis। बैक्टीरियल वजाइनाइटिस। बैक्टीरियल वजाइनाइटिस की वजाइनाइटिस क्यों होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ड्यू टू क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये मोस्ट कॉमन वजाइनाइटिस में देखा जाता है। सबसे कॉमन वजाइनाइटिस अगर पूछेंगे तो वो कौन सा, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस है, मोस्ट कॉमन वजाइनाइटिस। सिक्रीशंस इसके कैसे होते हैं, सिक्रीशंस इसके सिक्रीशंस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, प्रूरुलेंट सिक्रीशंस होते हैं। प्रूरुलेंट मतलब जिसमें पस कंटेनिंग होता है, थिक एंड येलो कलर का होता है, ऑफेंसिव होता है, बहुत स्मेली से होता है। प्रूरुलेंट, प्रूरुलेंट सिक्रीशंस का मतलब क्या होता है, प्रूरुलेंट सिक्रीशंस का मतलब पस कंटेनिंग, जिसमें पस का कंटेनिंग होगा,
पस कंटेनिंग जो थिक और येलो कलर का देखने को मिलेगा, पस कंटेनिंग थिक एंड येलो कलर प्रूवलेंट सिक्रीशन देखने को मिलता है। इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, बैक्टीरियल है तो कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी। So this is bacterial vaginitis. These all are the three inflammatory disease of vagina. First is first is first is trichomoniasis. Trichomoniasis, that is the inflammation of vagina due to parasitic infection, जिसका पॉजिटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वजाइनालिस है, जिसमें क्या कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है, ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। मोनियासिस फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा फंगस, कैंडिडा एल्बिकल्स। बैक्टीरियल वजाइनाइटिस सबसे कॉमन वजाइनाइटिस में होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लैमाइडिया ट्राइकोमोनास। इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना जो देखने को मिलता है, ये सारे सिम्टम्स किसमें हम लोग को देखने मिलेंगे, किसमें हम लोग को देखने मिलेंगे, दैट इज जेनिटो सिम्टम्स। अब हम देखते हैं यूरिनरी सिम्टम्स। नेक्स्ट वी विल डेल्ट अबाउट यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। Increase urinary urgency and frequency। ये क्यों होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इसमें बढ़ जाता है मेनोपॉज के बाद। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, इस टाइम पे अगर फोर्सफुली कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या लाफिंग करते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो यूरिन अपने आप बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसको क्या बोला जाता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। ये क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल का प्रेशर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। इन केस ऑफ किस टाइम पे, फोर्सफुल कफिंग, अगर स्नीजिंग कर रहे हैं, लाफिंग या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, इन सब कंडीशंस में यूरिन अपने आप बाहर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग यूरिनेशन। So this is all about the genitourinary symptoms. Next we will talk about third symptoms, that is psychological. साइकोलॉजिकल में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू हॉट फ्लशेस। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताई, हॉट फ्लशेस के कारण क्या होता है, ड्यू टू हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस के कारण क्या हो रहा था, इंसोम्निया। मदर अगर सोएगी ही नहीं तो नहीं सोने की वजह से उसको हेडेक हो सकता है, इरिटेबल हो सकती है, नींद नहीं आएगा तो इरिटेबिलिटी उसको होगी और डिप्रेशन में जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड्स में देखते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स में मेनली क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज के बाद सबसे मोर प्रोन मदर को कौन सी डिजीज होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आप लोगों को, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें ISD, MI, एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे कॉज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कॉज करता है, ये सारा हेल्थ हैजार्ड्स में आता है। तो हेल्थ हैजार्ड्स में मोर प्रोन किसकी होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस। ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में डिटेल बता चुकी हूँ, तो आप लोग को याद होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे कॉज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कॉज करता है। Next we will delve about diagnosis of menopause. These all are the symptoms of menopause. Next symptoms में हमने क्या क्या देखा, वैसोमोटर। वैसोमोटर में हमने क्या देखा, हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस के कारण इंसोम्निया हॉट फ्लशेस मोस्टली कब होगा, नाइट आवर में, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, 2 to 3 मिनट और 10 मिनट्स के लिए मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था
जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स, जेनिटल यूरिनरी में हम लोग पहले सबसे पहले जेनाइटा का देखें, जिसमें वजाइनाइटिस के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे कि इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइनाइटिस अगर पैरासाइटिक इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर यूरिनरी सिम्टम्स में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, दैट इज ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। This is all about the symptoms of menopause. Next we will talk about diagnosis of menopause. Menopause को किस तरीके से हम लोग diagnose करेंगे कि mother is in menopause stage. Diagnosis of menopause. मेनोपॉज का डायग्नोसिस सबसे पहला किससे करेंगे हम लोग? एज। अगर एज फैक्टर उसका अबव 45 ईयर है और मदर आई है कि मेरे को 1 साल से मेंसेस नहीं आया है, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि उसको मेनोपॉज हो गया है। दूसरा क्राइटेरिया रहेगा एमेन्यूरिया उसको हुआ है कब? एमेन्यूरिया सिंस लास्ट 12 मंथ, लास्ट 1 ईयर से एमेन्यूरिया स्टेज में, तो भी वो मेनोपॉज में काउंट होगी। फिर हमने अगर लैब इन्वेस्टिगेशन हमको देखना है तो सीरम हार्मोनल स्टडी हम करेंगे। सीरम हार्मोनल स्टडी में देखेंगे डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल कितना देखने को मिलेगा? 10 to 20 पिकोग्राम पर ml। और नॉर्मल ईस्ट्रोजन का लेवल कितना होता है? नॉर्मल ईस्ट्रोजन लेवल वो होता है 50 to 300 पिकोग्राम पर ml। पीजी का मतलब क्या है? पिकोग्राम पर ml। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सीरम FSH और LH हम लोग को बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम FSH एंड LH हमको क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा, तब वो मेनोपॉजल। नॉर्मल वैल्यू ऑफ FSH, नॉर्मल वैल्यू ऑफ FSH and LH that is 5 to 35 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और आफ्टर मेनोपॉज ये कितना बढ़ जाएगा? आफ्टर मेनोपॉज ये हो जाएगा 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो ये काफी इंक्रीज हो गया है, तो FSH और LH बढ़ा हुआ मिलेगा, एस्ट्रोजन का लेवल हम लोगों को कम मिलेगा। So this is all about the diagnosis, how to diagnose a menopause condition। तो डायग्नोस कैसे करेंगे हम लोग? एज को देखते हुए, अगर उसका एमेन्यूरिया लास्ट 12 मंथ से वो एमेन्यूरिया स्टेज में है, तब वो इंडिकेट करेगी कि उसको मेनोपॉज हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसको हार्मोनल स्टडी अगर करेंगे तो सीरम हार्मोनल एस्ट्रोजन का लेवल उसके बॉडी में कम मिलेगा, FSH और LH उनकी बॉडी में इंक्रीज मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। Next we will talk about the important part of menopause, that is management of menopause. मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज। तो सबसे पहला मैनेजमेंट देखेंगे नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे दैट इज नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट थिंग होगा हम लोग को डाइटरी इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। कौन सी डाइटरी इंटेक को? विटामिन डी और कैल्शियम को। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण। ईस्ट्रोजन कम हुआ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में कम होगा, बोन की डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें डाइटरी इंटेक किसका बढ़ाना है हम लोग को? increase dietary intake vitamin D and calcium। विटामिन डी एंड कैल्शियम। जो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? मिल्क। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? फिश लिवर ऑयल। अगर विटामिन डी अगर कोई वेजिटेरियन है और फिश लिवर ऑयल नहीं ले सकते तो विटामिन डी का सनलाइट एक्सपोजर भी ले सकते हैं।
सनलाइट एक्सपोजर 15 मिनट सफिशिएंट होता है सनलाइट एक्सपोजर के लिए. 15 मिनट sufficient to fulfill daily requirement of vitamin D. Daily requirement of vitamin D. Early morning सनलाइट एक्सपोजर 15 मिनट सफिशिएंट होता है विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. Next we will talk about recommended daily allowances according to NIN Hyderabad. NIN means National Institute of Nutrition. तो उसमें देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट डेली अलाउंसेस कितनी नीड होती है. RDA that is recommended daily allowances according to NIN. NIN का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, that is National Institute of Nutrition. NIN हैदराबाद. इसमें सबसे फर्स्ट थिंग बताया इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट, विटामिन डी का रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होता है 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट. और कैल्शियम का रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है 600 to 800 mg पर डे. ये रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है. और आफ्टर मेनोपॉज और लैक्टेटिंग मदर को कितना जरूरत होता है? आफ्टर मेनोपॉज या फिर लैक्टेटिंग मदर. आफ्टर मेनोपॉज और लैक्टेटिंग मदर का विटामिन डी का डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस होता है 800 इंटरनेशनल यूनिट. और कैल्शियम का देखेंगे तो कैल्शियम का 1200 to 1500 mg पर डे. तो एक्स्ट्रा आफ्टर मेनोपॉज में जरूरत होता है. So this is all about non-hormonal management. Next हम देख रहे हैं hormonal management. Next we will talk about hormonal management. हार्मोनल मैनेजमेंट. हार्मोनल मैनेजमेंट में हम लोग को क्या करना होता है? सबसे फर्स्ट HRT दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ERT ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. कंबाइंड में भी देते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थेरेपी. ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देंगे. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे. नेक्स्ट हम देंगे ERT ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. कंबाइंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थेरेपी कब देते हैं? जब यूट्रस इंटैक्ट रहता है. ठीक है, यूट्रस है तब हम लोग कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं. इफ यूट्रस इज इंटैक्ट, अगर यूट्रस इंटैक्ट है तो क्या देंगे? कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन थेरेपी. अगर यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, अगर किसी वुमेन में यूट्रस नहीं है, इफ यूट्रस इज रिमूव, अगर रिमूव कर दिया गया है तब ओनली ईस्ट्रोजन दिया जाता है. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तभी देंगे जब यूट्रस है, तब हम लोग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूज करेंगे. अगर यूट्रस रिमूव हो चुका है तो ओनली ईस्ट्रोजन यूज करना है. इसमें क्या होता है? अगर ओनली ईस्ट्रोजन अगर हम लोग देंगे, यूट्रस इंटैक्ट है, अगर यूट्रस इंटैक्ट है, इसमें हम लोग कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं देते हैं, तब की सिचुएशन में यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
ओनली ईस्ट्रोजन, सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे अगर हम लोग, ओनली ईस्ट्रोजन कैन कॉज, only estrogen can cause uterine cancer in case of यूट्रस इज इंटैक्ट। अगर यूट्रस इंटैक्ट है उसके केस में हम लोग अगर दे रहे ओनली एस्ट्रोजन, तब उसको यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ आर्टिफिशियल मेनोपॉज। आर्टिफिशियल मेनोपॉज, आर्टिफिशियल मेनोपॉज कैसे होता है? सर्जिकल या फिर रेडिएशन के थ्रू। अगर आर्टिफिशियल मेनोपॉज करवा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इज सर्जिकल और दूसरा होता है रेडिएशन। सर्जिकल मेनोपॉज में कैसे होगा? ओवरेक्टॉमी कर दिए हैं, ओवरी कोई रिमूव कर दिए गए, ओव्यूलेशन होगा नहीं तो मेनोपॉज हो जाएगा। हिस्टेरेक्टॉमी कर चुके हैं, अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। हिस्टेरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस। रेडिएशन थेरेपी में मतलब एक्सपोजर ऑफ ओवरी अगेंस्ट गामा रेज। अगर ओवरी को गामा रेज में एक्सपोज किया गया है तब वो एनोवुलेशन का कॉज करेगा। एक्सपोजर ऑफ ओवरी अगेंस्ट गामा रेज, या फिर सप्रेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स को सप्रेस कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तब वो ओवरी से ओव्यूलेशन नहीं देंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एनोवुलेशन होगा, एनोवुलेशन होगा तो ब्रेवियन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे और मेनोपॉज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिस्टेरेक्टॉमी। Hysterectomy, what is hysterectomy? That is the surgical removal of uterus. सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। इस दो टाइप की हम लोग हिस्टेरेक्टॉमी किया जाता है। एक होता है पर एब्डोमिनली और दूसरा होता है पर वजाइनली। जो पर एब्डोमिनली किया जाता है, ये रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय मेकिंग इंसिशन ऑन टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन में इंसिशन दिया जाता है और रिमूव किया जाता है यूट्रस को। रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय मेकिंग इंसिशन ऑन टू द abdomen, that is per abdominally hysterectomy। पर वजाइनली मतलब थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू अगर यूट्रस को आउट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर वजाइनली। इसमें एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट का नीड होता है, रिक्वायर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट। ये कब परफॉर्म करते हैं? जब यूट्राइन प्रोलैप्स का कंडीशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परफॉर्म इन केस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। परफॉर्म इन केस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, या फिर इन ओबीज फीमेल। अगर बहुत ज्यादा ओबीज है जिसके कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है जिसके कारण से हम लोग पर एब्डोमिनली इंसिशन नहीं कर सकते, तब की सिचुएशन में हम लोग को वजाइनली यूज करना होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी। सबसे फर्स्ट होता है इसमें सब टोटल हिस्टेरेक्टॉमी। सब टोटल हिस्टेरेक्टॉमी
दैट इज इसमें क्या होता है, बॉडी और इस्टमस ऑफ द यूट्रस को रिमूव किया जाता है, सर्विक्स वैसे का वैसे ही जाता है, इसमें सर्विक्स को निकाला नहीं जाता, सिर्फ बॉडी और इस्टमस, यूट्रस के बॉडी और इस्टमस पार्ट को निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। तो इसमें लिख लीजिए रिमूवल ऑफ बॉडी एंड isthmus ऑफ यूट्रस। इसमें सर्विक्स जो रहता है वो इंटैक्ट रहता है, सर्विक्स रिमेन इंटैक्ट। नेक्स्ट होता है टोटल हिस्टेरेक्टमी। टोटल हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है, टोटल हिस्टेरेक्टमी में इसमें कंप्लीट यूट्रस को निकाला जाता है, मतलब बॉडी, इस्टमस और सर्विक्स तीनों चीज को निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल। रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूट्रस, बॉडी, isthmus और cervix। Next is panhysterectomy। Next is panhysterectomy। What is panhysterectomy? Panhysterectomy it is the, इसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और हिस्टेरेक्टोमी इसमें बाइलेटरल सेल्फ-इन्फ्यूजन भी करते हैं, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी हुआ मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सेल्फ इंजेक्टोमी भी करेंगे, ऊफ्रेक्टोमी भी करेंगे। तीन चीजें होती है इसमें, हिस्टेरेक्टोमी, सेल्फ इंजेक्टोमी, ऊफ्रेक्टोमी, तीन चीजें को रिमूवल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैन हिस्टेरेक्टोमी। पैन हिस्टेरेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस प्लस फैलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी। तो क्या हो रहा है इसमें, हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है, यूट्रस को रिमूव किया जा रहा है, प्लस सेल्फ इंजेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जा रहा है, और नेक्स्ट इज ऊफ्रेक्टोमी। ऊफ्रेक्टोमी मींस ओवरी को रिमूव किया जा रहा है। ये तीन चीज को रिमूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैन हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी का मतलब पैन हिस्टेरेक्टोमी तो होगा, पैन हिस्टेरेक्टोमी में क्या हो रहा है, हिस्टेरेक्टोमी प्लस सेल्फ-इंजेक्टोमी प्लस ऊफ्रेक्टोमी, प्लस इसमें 1/3 अपर, 1/3 पार्ट ऑफ वजाइना, वजाइना के अपर 1/3 पार्ट को भी रिमूव किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। फिर नेक्स्ट होता है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट इज रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी होगा, एक्सटेंडेड जो अभी हम लोग पढ़े, एक्सटेंडेड प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स को भी जब निकाला जाता है, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स तक को निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें सबसे पहला सब टोटल है, जिसमें बॉडी और इस्टमस को निकालते हैं, सर्विक्स को छोड़ देते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में तीनों निकालते हैं। पैन हिस्टेरेक्टोमी में हिस्टेरेक्टोमी तो होगा प्लस सेल्फ इंजेक्टोमी और ऊफ्रेक्टोमी भी होगा। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी में पैन हिस्टेरेक्टोमी और अपर 1/3 पार्ट ऑफ वजाइना को निकाला जाता है। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में एक्सटेंडेड प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी पोजीशन। हिस्टेरेक्टोमी देने के बाद कौन से पोजीशन में रखा जाएगा,
पोस्ट हिस्टेक्टमी position, that is Trendelenburg position. ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है ये? फुट एलिवेटेड पोजीशन। इसमें ब्लड लॉस, हिस्टेक्टमी में ब्लड लॉस कितना होता है? ये होता है 1.5 लीटर। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन हम लोग क्यों देते हैं? बिकॉज ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इंक्रीज वीनस रिटर्न को बढ़ा देगा। तो ब्लीडिंग जितनी हो रही है तो मदर को हेमरेज से बचाएगा। इंक्रीज वीनस रिटर्न। नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस कितना होता है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी ब्लड लॉस, नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस होगा वो होगा 500 ml। सीजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस होता है वो होता है 1 लीटर। और मैक्रोसेफेली में तो सीजेरियन सेक्शन। और एक और क्वेश्चन है, दैट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तब हम लोग रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। हेड एलिवेटेड पोजीशन वो मोस्टली हाइड्रोसेफेलस कंडीशन में दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक मेनोपॉज। हमने डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है ओबीजी में। ओबीजी का बेस यहाँ तक था। अब नेक्स्ट क्लास से ओबीजी का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज। ये सब ऑब्स्टेट्रिक्स का बेस था जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटालिया, इंटरनल जेनिटालिया। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद हम लोग, मेनोपॉज से पहले हम लोग ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस हमने देखे, एबनॉर्मलिटीज हम लोग ने देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर हमने पढ़ा था मेनोपॉज। मेनोपॉज में भी हम लोग सेम डेफिनेशंस देखे। फिर उसके बाद हमने ऑर्गन चेंजेस देखा था मेनोपॉज में कैसे होता है। मेनोपॉज के सिम्टम्स हमने देखे, मैकेनिज्म देखा कि मेनोपॉज कैसे कॉज करता है, मेनोपॉज को डायग्नोज किस तरीके से किया जाता है एंड कैसे हम मेनोपॉज को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मेनोपॉज। आई होप आप लोग को मेरी क्लास क्लियर हो गई। अगर आई आर अटेंडिंग दिस क्लास